हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो बहुत ही रोमांचकारी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ASO इन CSS वर्सेस ASO इन MIT दोनों पोस्ट के बारे में। हम जो भी डिफरेंसेस हैं और जो भी सिमिलरिटी है इन दोनों पोस्ट में, वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ASO इन CSS और MIT के ऊपर में बहुत ही डिटेल में, और उसमें क्या क्या बात करने वाले हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। हम बात करेंगे कि कितनी रैंक तक आपको ये पोस्ट मिली है। स्पेसिफिकली 2024 का जो करंट रिजल्ट था उसके ऊपर मैंने और इन्होंने मिल करके बहुत ही डिटेल में रिसर्च की है कि कितने रैंक तक आपको ये पोस्ट मिलेगी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कट ऑफ कितना रहता है इसके ऊपर बात करेंगे। कौन सी कैडर होती है दोनों पोस्ट्स की, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो सैलरी मिलती है उसके बारे में, प्रमोशन और वर्कलोड कितना रहता है, और ट्रेनिंग कैसे रहती है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होती है। तो इन सब चीजों के ऊपर में हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो पहले मैं बात करता हूँ कितने रैंक तक मिलती है। तो ASO इन MIT हमें पोस्ट कम आती है, तो इन जनरल इसका कट ऑफ ज़्यादा होता है। लास्ट ईयर इसका कट ऑफ 362 था और रैंक 102 वाले बंदे ने फर्स्ट, जो कि मिनिमम रैंक है, उन्होंने ये पोस्ट लिया था। तो ASO इन CSS में वैकेंसी थोड़ी ज्यादा आई थी 2024 में, तो इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी कंपैरेटिवली कम गई है। तो जो CSS में कट ऑफ गई वो 354 गई थी इसके लिए। और जो पहली रैंक, जो टॉप रैंक वाले ने चूज किया था वो थी AIR 13। तो AIR 13 ने चूज किया ASO इन CSS। तो अब बात करते हैं पोस्टिंग की। तो ASO इन MIT की जो पोस्टिंग होती है वो हम परमानेंट दिल्ली बेस्ड पोस्ट है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है लोगों को कि ASO इन MIT और ASO इन NIC दोनों अलग अलग है। तो NIC की पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है और ASO इन MIT की पोस्टिंग जो होती है वो दिल्ली बेस्ड होती है, और दिल्ली के हेडक्वार्टर यानी कि CGO कॉम्प्लेक्स में ही इसकी पोस्टिंग होती है सिर्फ। तो ASO इन CSS की पोस्टिंग भी दिल्ली में ही होती है। दिल्ली में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में बटी हुई है, तो ऑल ओवर दिल्ली में आपकी फैली हुई है ये CSS की पोस्ट। कई शास्त्री भवन, कई नॉर्थ ब्लॉक और CGO बहुत सारी जगह पर फैली हुई है। तो दिल्ली बेस्ड पोस्ट है। बट अगर आपको अपनी होम स्टेट भी लेनी है, तो अगर आपकी मिनिस्ट्री का जो सबऑर्डिनेट ऑफिस है वो आपके होम स्टेट में है, तो आप वो पोस्ट अपने होम स्टेट में जाकर के भी कर सकते हैं। मेरे बैच में बहुत सारे लोगों ने अपने होम स्टेट में जाकर के जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि वो सबऑर्डिनेट ऑफिस उनके होम स्टेट में है। सो ये एक फायदा है। ASO इन MIT जो है वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में नहीं आती है, ये जनरल सेंट्रल सर्विस बोलते हैं उसे। तो उस कैडर में आती है ASO इन MIT, और इसलिए इसका कैडर स्ट्रेंथ CSS से डिफरेंट होता है। जहाँ CSS में आपको बहुत सारे ASO मिलेंगे, वहीं GCS में बहुत कम ASO मिलते हैं, क्योंकि जो आपको CSS में नहीं आते, जैसे ASO इन रेलवे, ASO इन इलेक्शन कमीशन, ये सब GCS कैडर में आते हैं। तो जैसे CSS आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसका कैडर होता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस। तो इसका कुछ फायदा भी होता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में, जैसा कि आपको पता है कि इसमें बहुत ही सारे मिनिस्ट्री के लोग एक ही कैडर में आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। तो इससे ये फायदा ये होता है कि एक फोरम बन चुका है, और उसकी हेल्प से अगर कुछ गलत होता है किसी के भी अगेंस्ट या कुछ होता है, तो ये लोग एक साथ मिल करके आवाज उठाते हैं। और जो प्रमोशन पहले बहुत स्लो था, ये फोरम ने मिल करके अपनी बात रखी आगे, और बहुत ही पीसफुली रखी, और धीरे धीरे करके प्रमोशन काफी फास्ट हो गया। तो इसका एक रीजन है, ये जो यूनिटी है इस कैडर में, ये एक रीजन है। और कई लोग इसी यूनिटी के कारण और इसी कैडर की स्ट्रेंथ बड़ी होने के कारण ये पोस्ट भी ऑप्ट करते हैं। तो मैं यहाँ बता दूं, CSS का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो DOPT बनाती है, जबकि हमारी मिनिस्ट्री या फिर जो भी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री होती है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन वो मिनिस्ट्री खुद ही बनाती है। तो जैसे रिक्रूटमेंट और ये सब के पोस्ट कितनी होंगी, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, वो सारा मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, जबकि CSS में DOPT डिसाइड करती है वैकेंसी वगैरह। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि SSC CGL के लिए प्रैक्टिस की कौन सी बुक फॉलो की जाए। तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि दिशा पब्लिकेशन की एक अल्टीमेट गाइड टू SSC CGL की एक बुक है, जिसमें Tier 1 एंड Tier 2 के हिसाब से बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। इसमें टोटल 64 चैप्टर्स है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। और जनरल अवेयरनेस के सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस डाले हुए हैं। इसमें करंट अफेयर्स बिल्कुल आज की टिल डेट के हिसाब से अपडेटेड है। और इसमें Tier 2 के लिए कंप्यूटर का फंडामेंटल पार्ट भी इसमें एडेड है, जो कि आपके Tier 2 में बहुत काम आएगा। सो यस, ये बुक अगर आपको परचेस करनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आपको ये बुक परचेस करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। तो जैसा कि CSS की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा फेमस है, कई लोग तो ट्रेनिंग को देख करके ही ये पोस्ट ऑप्ट कर लेते हैं। तो हमारे टाइम में 2 साल की ट्रेनिंग हुई प्रॉपर, और जो पहली ये 2 ट्रेनिंग फेज 1 और फेज 2 में बटी हुई थी। फेज 1 में जो होता है वो बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसमें एक ISTM एक हमारा इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग कंडक्ट कराता है। उसमें जा करके सभी लोग एक साथ बैठ करके बहुत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके ऊपर क्लासेस होती है, वो अटेंड करते हैं। फेज 2 में जो होता है उसमें थोड़ी बहुत क्लासेस भी होती हैं। उसके बाद आपका भारत दर्शन होता है और विलेज अटैचमेंट होता है, जो कि काफी रोमांचकारी होता है। इसमें आपका एक स्टेट आपको पिक करते हैं और उसके बाद वो पूरा स्टेट आपको कवर कराते हैं, घुमाते हैं। और विलेज अटैचमेंट में होता है कि आपको पंचायत लेकर के जाते हैं और वहाँ पे पंचायत के अंदर कैसे काम हो रहा है सामने से वो आपको देखने का मौका मिलता है, क्योंकि हमारा
काम होता है, हम पॉलिसी पे काम करते हैं। वही पॉलिसी किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज़ के बारे में अच्छे से विलेज अटैचमेंट में आपको दिखलाते हैं और बताते हैं। तो ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारे वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो कि आपके पूरे करियर में आपके साथ चलते हैं, क्योंकि सारे के सारे दिल्ली में ही जॉब करेंगे। तो आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अब बात करें एएसओ इन माइटी की ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग 15 दिन की होती है और दिल्ली में ही होती है, सीडेक नोएडा कराता है। यहाँ पे सीएसएस की ट्रेनिंग में सिर्फ एएसओ की ट्रेनिंग होती है, एक साथ वहीं माइटी की ट्रेनिंग में आपको एएसओ के साथ साथ दूसरे जूनियर पोस्ट के भी साथ में ट्रेनिंग होती है, ताकि क्योंकि इसका कैडर स्ट्रेंथ बहुत कम होता है तो सबको मिला के एक साथ एक बैच बना के फिर ट्रेनिंग कराया जाता है। ट्रेनिंग 15 दिन की होती है। वैसे तो कोई विलेज अटैचमेंट या भारत दर्शन नहीं होता है इसमें, बट हमने लिख के दिया था फीडबैक में, तो अभी मालूम नहीं आगे क्या होगा, बट डेफिनेटली एएसओ इन सीएसएस की ट्रेनिंग बहुत ही बेटर होती है एएसओ इन माइटी की। तो इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी की अगर हम बात करें तो एएसओ इन सीएसएस और एएसओ इन माइटी जो भी लोगों ने साथ में ज्वाइन किया है, उनकी सैलरी बिल्कुल सेम होती है। इनकी जितनी सैलरी है उतनी ही मेरी भी सैलरी है, तो कोई डिफरेंस नहीं है ऐसे सैलरी में। सो अगर आपको सैलरी के ऊपर जानना है तो ये वीडियो आपको दिख रही होगी, इसको जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आपको आपकी सैलरी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसको देखने के बाद। तो अब बात करते हैं सैलरी के अलावा और क्या पर्क्स मिलती हैं। तो एएसओ इन माइटी में तो नॉर्मल पर्क्स जो हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है वही एएसओ इन माइटी में भी मिलती है, या ब्रिक्स अलाउंस हो या ऑनरेडियम हो या दिवाली बोनस हो। अलग से कोई मिनिस्ट्री स्पेसिफिक पर्क नहीं मिलता है यहाँ पे। तो वैसे ही पर्क्स हमारे सीएसएस में भी होते हैं, जो कि ऑनरेरियम बोनस वगैरह और सीजीएचएस का बेनिफिट, ये सब चीजें, और ट्यूशन फीस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सब चीजें सीएसएस में भी होती है, माइटी में भी होती है, ये सब कॉमन होती है। बट इसके अलावा सीएसएस में कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको कुछ एडिशनल पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। इसमें आपको जो भी मूवीज देखने के शौकीन होते हैं वो संडे जा करके यहाँ पटेल चौक में मूवी एक है, वहाँ पे आप बस अपनी आईडी कार्ड दिखाएंगे, आपके 4-5 जो फैमिली मेंबर है आप लोग साथ में मिलकर के जाकर के देख सकते हैं मूवीज। तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की ये एक पर्क होता है। और इसमें अगर आप रेडियो कॉलोनी में वहाँ पे अगर आप जॉब करते हैं प्रसार भारती में, तो रेडियो कॉलोनी में जाकर के आपको बहुत ही क्विक आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिल जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म, ये सब चीजों में आपको घूमने का बहुत मौका मिलेगा। और ऐसे स्पेसिफिकली कोई भी पॉलिसी सेक्शन होता है तो घूमने का थोड़ा बहुत मौका मिलता ही है यहाँ पे, तो ये एक पर्क है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री में आपको कैशलेस हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी, तो आपको कोई भी रिइंबर्स कराने का झंझट नहीं होता है। आप अगर वो मिनिस्ट्री का कार्ड दिखाएंगे तो आपका कैशलेस जो भी है ट्रीटमेंट वो हो जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रमोशंस की। तो एएसओ इन माइटी में आप एज एन एएसओ ज्वाइन करते हैं, फिर आप एसओ बनते हैं, फिर यूएस बनते हैं और डीएस बनते हैं, और उसके बाद डायरेक्टर। ज्यादातर लोग डीएस तक में ही रिटायर हो जाते हैं क्योंकि अब डायरेक्टर की पोस्टें बहुत कम होती हैं। और एएसओ इन माइटी में आप एसओ से यूएस बनने के लिए 6 साल का लगता है। तो यदि आपको किसी मिनिस्ट्री का या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन पॉलिसी जानना है तो उसके लिए बेस्ट है कि आप उस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे गैजेट सेक्शन होता है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, तो हर एक ग्रुप के लिए अलग रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं। तो जैसे हमारी मिनिस्ट्री में अभी एसओ से यूएस बनने के लिए 6 साल के लिए है, बट क्या ये आप पे लागू होगा? नहीं, ये आप पे लागू नहीं होगा, क्योंकि जब आप एज एन एएसओ ज्वाइन करेंगे तो आप पे उस वक्त के ग्रुप बी गैजेटेड के ही आरआर सिर्फ लागू होंगे। जिस दिन आप एसओ बन जाएंगे उस दिन जो ग्रुप ए के आरआर होंगे फिर वो आप पे लागू होंगे ग्रुप ए बनने के लिए। उस दिन डीएस के जो आरआर होंगे वो आप पे नहीं लागू होंगे। तो आपको किसी भी मिनिस्ट्री का ये जानना है कि प्रमोशन पॉलिसी क्या होता है, तो आप बेस्ट है कि उसकी वेबसाइट पर जाएं, गैजेट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आप रिक्रूटमेंट रूल जो भी ग्रुप का है, जैसे हम ग्रुप बी में है तो आपको जानना है कि एसओ कब बनना है, तो ग्रुप बी गैजेटेड के आप आरआर देखें, उसमें क्या है प्रमोशन पॉलिसी, कि कितना वर्क ड्यूरेशन होना चाहिए एएसओ में कि आप एसओ बनेंगे, तो वो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एएसओ से एसओ बनने के लिए जो एग्जाम होता है, वो हमारी मिनिस्ट्री में नाइलेट करके एक बॉडी है, सबऑर्डिनेट ऑफिस है आईटी की, वो कंडक्ट कराती है। और यदि आप एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो आप फिर प्रमोशन जो होगी वो आपको फिर अगले साल से सीनियरिटी से मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं एएसओ इन सीएसएस के प्रमोशन की। तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता होगा कि एएसओ इन सीएसएस की प्रमोशन काफी स्लो थी, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएसएस फोरम की यूनिटी के कारण इसका प्रमोशन काफी फास्ट हो गया। उन्होंने अपनी बातें आगे रखी और धीरे धीरे करके अब जो प्रमोशन प्रोसेस है, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है एलडीसी, वो काफी स्मूथ हो गई है, हर साल कंडक्ट करा रही है। और अभी करंटली इस साल 2019 का एग्जाम होगा, नेक्स्ट ईयर हमारा एग्जाम होगा, तो एग्जाम काफी स्मूथ हो गया है, 4 साल में एग्जाम हो रहे हैं। और जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस कारण से ये एग्जाम थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि एक तो रीजन ये भी है कि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है, और दूसरा रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे लोग मिलकर के एग्जाम देते हैं। पूरा सीएसएस कैडर आपका एग्जाम में बैठता है, 2020 के बैच में पूरा आपका बैच बैठेगा। और एक अगर आपका 18 बैच से कुछ लोग क्लियर नहीं कर पाए या 19 बैच से कुछ लोग क्लियर नहीं कर पाए तो वो भी एग्जाम में बैठेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आपका बैच बैठ रहा है, और वैकेंसी 200 से 300 होती है इतनी, और 1000 से ज्यादा लोग बैठ रहे हैं एग्जाम में। तो डेफिनेटली आपका कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है और क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसके अलावा अगर हम प्रमोशन की बात करें तो अगर आपका टाइमली वे में प्रमोशन हो जाता है तो आप 4 से 5 साल में एसओ बन जाएंगे और 8 साल के बाद आप यूएस बन जाएंगे और उसके बाद जो आपका टाइमली मैनर में आप आगे की पोस्ट पे बैठ करके आप जब आप अगर कम एज में आपने ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं और डायरेक्टर तक तो डेफिनेटली पहुंचेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है। बट अगर आप एग्जाम एसओ का क्लियर नहीं कर पाए तब आप अपने बैच वालों से बहुत पीछे हो जाते हैं और आपके ऊपर एक धब्बा सा लग जाता है कि आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया और लोग कुछ आपको बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी तक देखा है लोगों के जो गॉसिप्स चलती है। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया। दैट वाज ऑल अबाउट प्रमोशन इन सीएसएस। तो अब बात करते हैं वर्कलोड की। तो रिसेंट ईयर्स में काफ़ी एमआईटी में भी इनटेक बढ़ गया है, तो कैडर स्ट्रेंथ काफ़ी सही हो गई है, तो वर्कलोड अभी काफ़ी कम है। ज़्यादातर सेक्शंस में नंबर ऑफ एएसओ और स्टाफ ठीक ठाक है। इन जनरल लोग 5:30 में मैंने देखा है ज़्यादातर सेक्शंस के लाइट ऑफ हो जाते हैं, तो वर्कलोड कम है एमआईटी में, उतना ज़्यादा नहीं है। आप आराम से अपना हॉबी और ये सब आगे के चीज़ को परस्यू कर सकते हैं। यदि आपकी शीट और भी मतलब वर्कलोड आपके सेक्शन में ही कम है तो फिर आप वहाँ थोड़ी आगे की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। यह पूरा आपके सीट पे डिपेंड करेगा। तो वैसे ही सीएसएस में भी वर्कलोड आपकी मिनिस्ट्री पे, आपके सेक्शन पे और आपकी सीट पे डिपेंड करता है। अगर आप डीओपीटी में, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और आप पीएमओ वगैरह में हैं तो डेफिनेटली आपका वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा और आपको टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं रहती है वहाँ पे। लेकिन अगर आप कुछ कम वर्कलोड वाली मिनिस्ट्रीज में है तो शायद आपके ऊपर वर्कलोड कम हो सकता है, बट वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सीट पे बैठे हुए हैं। बट इन जनरल सीएसएस में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, जैसा कि मेरे और भी बैचमेट्स हैं और सबसे बात करके पता लगता है कि वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि स्टाफ स्ट्रेंथ काफ़ी कम है यहाँ पे। जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे कम लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं, जिसके कारण से वैकेंसी काफ़ी क्रिएट हो गई है और लोगों के ज़्यादा नंबर में नहीं होने के कारण एक ही स्टाफ से बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, जिस कारण वर्कलोड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है वर्कलोड ज़्यादा होने का। और वैसे भी काम आजकल ज़्यादा हो रहा है सरकारी तंत्रों में, तो यहाँ पे इस कारण से भी अभी काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हर समय नहीं रहता है, कई सेक्शंस में 5:30 बजे भी छूट जाते हैं, बट कई सेक्शन में 6, 6:30 हो जाता है इन जनरल। और कभी अगर पार्लियामेंट्री सेशंस वगैरह होते हैं तो फिर आपका काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर आपको रात को 11-12 बजे तक भी रुकना पड़ जाता है कभी कभी। सो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो अभी जैसा कि हम दोनों ने मिलकर के आपको बताया कि दोनों पोस्ट के क्या क्या पर्क्स होते हैं, क्या मेरिट्स हैं, सब चीजें। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी पोस्ट चूज करना चाहें, क्योंकि दोनों पोस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे वो हम दोनों ने मिलकर के आप लोगों को बता दिया। सो नाउ इट इज ऑल अप टू यू कि आपको कौन सी पोस्ट चूज करनी है। दोनों ही पोस्ट बहुत ही बढ़िया है। एमआईटी में थोड़ी क्योंकि पोस्टें कम आती हैं तो इस कारण कट ऑफ ज़्यादा रहती है, बट यदि ऐसे एज इन जनरल बात करो तो दोनों पोस्ट में हार्डली 10 से 15% का ही डिफरेंस है। तो दोनों ही पोस्ट बढ़िया है। बेस्ट ऑफ लक, आपको जो पोस्ट मिले आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यस, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम दोनों ने साथ में मिलकर के जो वीडियो बनाई आपको ये अच्छी लगी हो तो आप आगे भी डिमांड कर सकते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर के और वीडियो आप लोगों के साथ लाएंगे। सो यस, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टिल देन, बाय बाय।